मेरठ क्राइम न्यूज प्रेमिका को नशा देकर बनाया, संबंध फिर क्यों ली जान। मेरठ न्यूज दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक कस्बा है द्वाराला। यहीं पर एक गांव है लोहिया, जहां 13 जून 1919 को इसी गांव के रहने वाले शबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए गांव में रहने वाले ईश्वर पंडित ने देख लिया था। उसे शक हुआ कि हो ना हो वहां किसी इंसान को मारकर दबाया गया है। ईश्वर ने पहले गांव के कुछ लोगों को यह बात बताई। सब उस जगह पहुंचे जहां से कुत्ता मानव अंग लेकर भागा था। तलाश करने पर खेत में एक जगह वो गड्ढा मिल गया जहां एक लाश दबी थी और कुत्ते के खोदने से लाश का कुछ हिस्सा बाहर झांक रहा था। लिहाजा ईश्वर पंडित ने गांव वालों के साथ इसकी सूचना द्वाराला पुलिस को दे दी। द्वाराला थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर जनक सिंह चौहान तत्काल अपनी टीम के साथ लोहिया गांव पहुंच गए। पुलिस ने आकर शबी अहमद के खेत की खुदाई करवाई तो वहां वाकई एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। शरीर पर अंतर्वस्त्र को छोड़कर कोई भी कपड़ा नहीं था। देखने से ही लग रहा था कि शायद उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद बेदर्दी से उसकी हत्या करके शव को वहां दबा दिया गया है। घटना दिल दहलाने और किसी को भी झकझोर देने वाली थी, इसलिए एसएचओ ने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही सीओ जितेंद्र सिंह सरगम, एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह और मेरठ के एसएसपी अजय कुमार साहनी भी क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंच गए। आमतौर पर पुलिस के लिए हत्या के मामले सामने आने की घटना होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इस महिला की हत्या की गई थी वह जरूर हैरत में डालने वाली बात थी, क्योंकि उसका सिर तथा दोनों हाथ काटने के पीछे का रहस्य किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सिर काटने के पीछे का मकसद तो समझ में आता था कि क्योंकि चेहरा देखने से उसकी पहचान हो सकती थी, इसलिए कातिल ने उसका सिर काटा होगा, लेकिन उसके दोनों हाथ कंधे से काट दिए गए थे। यह सबकी समझ से परे था। शव बुरी तरह से सड़गल चुका था। इसका मतलब था कि हत्या करके शव कई दिन पहले दबाया गया होगा। शव की हालत देखने से एक दूसरी बात भी साफ हो रही थी कि लाश के सिर और हाथ काटने वाला अपराधी बेहद क्रूर होगा तथा उसे गांव में लड़की की पहचान का डर रहा होगा। इसके बाद क्राइम टीम ने पहले डॉग स्क्वाड की मदद से शव के दूसरे हिस्सों और कातिल का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन काफी समय बीत जाने के कारण शायद कातिल की गंध और शव के दूसरे हिस्सों की गंध उड़ चुकी होगी, इसलिए डिटेक्टिव कुत्तों से कोई मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से पूरे खेत की खुदाई करवाई, लेकिन खेत में शरीर का कोई दूसरा हिस्सा बरामद नहीं हो सका। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने लोहिया गांव के लोगों को बुलाकर शव दिखाया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं इस गांव की किसी लड़की का तो ये शव नहीं है, लेकिन पता चला कि गांव से कोई महिला या लड़की गायब नहीं थी। हालांकि उसकी पहचान बिना सिर के कारण कोई नहीं कर पा रहा था। एसएसपी अजय साहनी के निर्देश पर उसी दिन शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थाना द्वाराला में अपराध संख्या भादनसम की धारा 302 पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। सीओ जितेंद्र सिंह सरगम ने एसएचओ जनक सिंह चौहान की निगरानी में इस केस की जांच का जिम्मा एसआई M.P. सिंह को सौंप दिया और उनके सहयोग के लिए एसआई राजकुमार तथा कुछ पुलिसकर्मियों को नियुक्त कर दिया। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जांच अधिकारी ने 3 दिन तक अज्ञात महिला की लाश को अस्पताल में सुरक्षित रखवाया, लेकिन आसपास के इलाके में मुनादी और समाचार पत्रों में उस लाश की जानकारी छपवाने के बाद भी जब कोई उसकी पहचान के लिए नहीं आया तो पुलिस ने लावारिस के तौर पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लाश के ब्लड सैंपल और टिश्यू सैंपल सुरक्षित रख लिए गए। द्वाराला थाने की पुलिस अपने तरीके से इस हत्याकांड की जांच को सुलझाने के काम में लगी थी, लेकिन इसके अलावा एसएसपी अजय कुमार साहनी ने सर्विलांस टीम के इंचार्ज हेड कांस्टेबल मनोज दीक्षित को उनकी टीम के साथ इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के काम पर लगा दिया।
सर्विलांस टीम ने जांच तो शुरू कर दी, मगर पुलिस को तत्काल ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे पुलिस मृतका की पहचान कर पाती या पुलिस के हाथ कातिल की गर्दन तक पहुंचते। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और लोहिया गांव में मिले अज्ञात महिला के शव की फाइल पर धूल की परतें जमती रहीं। कहते हैं कातिल कितना भी चालाक हो, लेकिन एक दिन पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। 2 जून 2020 को मेरठ के एसएसपी अजय साहनी के कॉन्फ्रेंस कक्ष में पत्रकारों की भीड़ जमा थी। कोरोना की महामारी का संकट पूरे जोरों पर था और लॉकडाउन के कारण पूरा देश अपने घरों के अंदर था। लेकिन उस दिन एसएसपी ने 1 साल पहले लोहिया गांव में मिली अज्ञात लड़की की हत्या के राज से पर्दा हटा दिया। लोहिया गांव के खेत में मिली वह लाश एकता जसवाल 20 की थी और उसकी हत्या लोहिया गांव में रहने वाले शाकिब ने अपने भाई मुशर्रत, अपनी पत्नी इस्मत, पिता मुस्तकीम, एक अन्य भाई नावेद की पत्नी रेशमा और गांव के रहने वाले दोस्त अयान के साथ मिलकर की थी। एकता की हत्या करने वाले सभी 6 आरोपियों को सर्विलांस टीम के मुखिया मनोज दीक्षित ने अपनी टीम के कांस्टेबल शाहनवाज, राणा, कांस्टेबल बंटी सिंह, महेश कुमार और सौरभ सिंह ने गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया था। मां बाप की इकलौती बेटी थी। एकता आरोपियों से पूछताछ के बाद जब एकता की हत्या का पूरा सच सामने आया तो लव जेहाद की एक ऐसी कहानी से पर्दा उठा जिससे पता चला कि बिना विचार किए अनजान लड़कों के प्रेम जाल में फंसने वाली लड़कियां किस तरह लव जेहाद का शिकार होकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती है। एकता जसवाल मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की तहसील डेहरा के गांव चिनौर में रहने वाले कर्मवीर जसवाल और बबीता जसवाल की एकलौती बेटी थी। एकता के पिता कांगड़ा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर थे, जबकि मां घरेलू महिला। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी एकता के सपने पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी हासिल करने के थे। घर में कोई कमी नहीं थी, इसलिए माता पिता ने एकलौती बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे पढ़ने लिखने की पूरी आजादी दी, मनचाही जिंदगी जीने का मौका दिया। कांगड़ा में अच्छे स्कूल नहीं थे, न ही ऊंची पढ़ाई करने का माहौल, इसलिए इंटरमीडिएट करने के बाद एकता पढ़ाई करने के लिए लुधियाना आ गई और बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करने के साथ एकता अपने खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। धीरे धीरे उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। 1 साल पहले वह लुधियाना की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और लुधियाना अंकुजा आनंद नगर खब्बेवार गली नंबर 1 में B43 नंबर मकान में किराए का कमरा लेकर रहती थी। यहीं पर उसकी जिंदगी में पंकज सिंह नाम का एक नौजवान आया। पंकज भी एक दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी करता था। जल्द ही पंकज तथा एकता की दोस्ती प्यार में बदल गई। पंकज संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार का युवक था। पंकज और एकता के बीच कुछ ही दिनों में इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि एकता उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी। लेकिन पंकज एक ऐसा मनचला भंवरा था, इसलिए दूसरी लड़की से संपर्क में आने के बाद उसने एकता से दूरी बना ली। एकता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो पंकज उसे नजरअंदाज करने लगा है। पंकज को उसने कई बार मनाने और जानने की कोशिश की, लेकिन पंकज ने हर बार उसे झिड़क दिया। एकता पर पंकज को पाने का जुनून सवार था। वह किसी भी तरह पंकज को हासिल करके अपनी लाइफ सेटल करना चाहती थी। पंजाब और हरियाणा ऐसी जगह है जहां लोग टोने टुटके और झाड़ फूंक करने वाले तथाकथित तांत्रिकों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। एकता ने भी तांत्रिक की वशीकरण विद्या के कई किस्से सुन रखे थे, लिहाजा उसने पंकज को अपने वश में करने के लिए किसी तांत्रिक से वशीकरण उपाय कराने का मन बनाया। एक समाचार पत्र में छपे विज्ञापन के आधार पर एक दिन उसने फोन पर अमन नाम के एक तांत्रिक से बात की। अमन ने एकता को भरोसा दिलाया कि वह 100% ऐसा उपाय कर देगा कि उसका आशिक पूरी तरह उस पर लट्टू हो जाएगा। प्रेमी को वश में करने के लिए गई एकता तांत्रिक के पास 2 दिन बाद ही एकता मोतीनगर स्थित तांत्रिक अमन के ऑफिस पहुंची। अमन तंत्र मंत्र का काम जरूर करता था, लेकिन बातचीत में वह बेहद सलीकेदार था। पहनावे और शक्ल सूरत से भी वह बेहद आकर्षक था।
फीस तय होने के बाद एकता ने अमन को अपनी समस्या बताई। बातों ही बातों में अमन ने यह भी जान लिया कि एकता कांगड़ा में रहने वाले अपने परिवार से दूर लुधियाना में अकेली रहती है और अपने परिवार की इकलौती लड़की है। अमन समझ गया कि एकता उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकती है, क्योंकि उसके आगे पीछे रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। लिहाजा अमन ने उस दिन के बाद और भी ज्यादा सलीके से रहना और बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि धीरे धीरे एकता पंकज को भूलकर सिर्फ अमन के बारे में सोचने लगी। अमन और एकता के बीच कुछ ही दिनों में एक तांत्रिक और पीड़ित वाले संबंधों की जगह दोस्ती के संबंध कायम हो गए। दोनों के बीच अब घंटों तक व्हाट्सएप चैटिंग, कॉलिंग और फोन पर बात होने लगी। धीरे धीरे एकता को अमन से बात करते करते इस बात का भी आभास हो गया कि अमन कम पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन जिस काम को वो करता है उसमें इतना पैसा है कि वह चाहे तो लाखों कमा सकता है। जब भी समय मिलता अमन एकता को कभी किसी रेस्टोरेंट में ले जाता तो कभी सिनेमा में मूवी दिखाता। एकता के दिलो दिमाग से अब पंकज की मोहब्बत का जुनून लगभग पूरी तरह से उतर चुका था। अमन के साथ उसकी दोस्ती धीरे धीरे दीवानगी की हद तक परवान चढ़ती जा रही थी। दोनों की दोस्ती को करीब 1.5 महीने बीत चुका था कि इसी दौरान अमन को अपने पार्टनर तांत्रिक से पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। दरअसल अमन दिलशाद नाम के जिस तांत्रिक के ऑफिस में काम करता था, उसके ऊपर धीरे धीरे अमन का ग्राहक पटाकर लाने का 3 लाख रुपए का कमीशन जमा हो चुका था। एक दिन हुआ यूं कि लेन देन के इसी विवाद में अमन और दिलशाद के बीच हाथापाई हो गई। दिलशाद ने अमन को अपने यहां से हटा दिया। इसके बाद अमन ने लुधियाना के किसी दूसरे तांत्रिक के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी 1 महीने से ज्यादा अमन की नहीं पटी, क्योंकि दिलशाद की तरह वह तांत्रिक भी आसामियों से मिलने वाला सारा पैसा खुद ही हजम कर लेता था। अब उसने मन बना लिया कि वह अनजान लोगों के इस इलाके में काम ही नहीं करेगा। उसने करनाल जाने की तैयारी कर ली। करनाल में उसके गांव के कई लड़के तंत्र मंत्र और टोने टोटके का काम करते थे। उसने सोचा क्यों ना वह अपने दोस्तों के सहयोग से करनाल में अपना खुद का काम शुरू करे, लेकिन इस काम के लिए तो पैसे की जरूरत थी। अचानक उसे एकता का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना एकता को झांसे में लेकर उससे मोटी रकम ऐंठी जाए। करनाल छोड़ने से पहले अमन ने एकता से मुलाकात की और उसे पिछले दिनों में अपने साथ पार्टनर तांत्रिकों द्वारा किए गए धोखे के बारे में बताया। उसने कहा कि वह करनाल जा रहा है, वहां जाकर वह कोई ठिया देखकर खुद का ऑफिस शुरू कर देगा। अपना काम होगा तो वह लाखों रुपए कमा लेगा। काम धंधा जमाने के बाद अमन ने एकता से शादी करने का भी वायदा कर लिया। अमन करनाल में गांव के रहने वाले अपने दोस्तों के पास करनाल चला गया और वहां कुछ दिन में ही उसने अपना एक दफ्तर खोलकर तंत्र मंत्र, जादू टोने और वशीकरण का काम शुरू कर दिया। अमन ने किराए का एक कमरा भी ले लिया। कमरा लेने के बाद अमन ने एक दिन एकता को फोन किया। इधर अमन के करनाल जाने के बाद जैसे एकता पर मुसीबतों का दौर शुरू हो गया था। अचानक उसकी नौकरी छूट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ऐसे में उसे अमन की बेहद याद सता रही थी। अचानक उस दिन जब अमन का फोन आया तो उसे लगा जैसे डूबते को किनारा मिल गया हो। बातचीत में एकता ने उसे बता दिया कि उसकी नौकरी चली गई है और वह खुद को अकेला महसूस कर रही है। अमन ने कहा, अब तुम लुधियाना छोड़ो, क्योंकि यहां मैंने अपना ऑफिस खोल लिया है। सामान लेकर मेरे पास चली आओ। यहीं पर तुम्हारी नौकरी का भी इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद हम दोनों यहीं पर अपनी गृहस्थी बसाएंगे। अमन की बातें सुनकर एकता भविष्य के सुनहरे ख्वाब संजोने लगी। अमन ने उसे अपना पता भेज दिया और अगले कुछ दिन बाद ही एकता लुधियाना से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर करनाल अमन के पास पहुंच गई। 1 से 2 दिन साथ रहने के बाद अमन ने एकता से कहा, देखो एकता, अगर हमें अपना भविष्य सुनहरा बनाना है और अपने काम से मोटा पैसा कमाना है तो इसके लिए हमें कुछ मोटी रकम खर्च करनी होगी, ताकि हम अपने काम को बड़े स्तर से कर सके। इसलिए अगर तुम अपने परिवार से कुछ पैसा मांगकर मेरी मदद कर सको तो हमारी आगे की जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। प्रेमी की मदद करने के लिए एकता पहुंची अपने घर। एकता अमन के प्यार में
इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगी थी। कुछ महीने पहले जो एकता अमन के पास किसी और के वशीकरण के लिए आई थी, वह अब खुद अमन के वशीकरण का शिकार हो चुकी थी। अमन की बातों का एकता पर ऐसा असर हुआ कि वह पैसे लेने के लिए अपने परिवार के पास कांगड़ा चली गई। कांगड़ा में अपने घर पहुंचकर उसने अपनी मां बबीता को यह नहीं बताया कि वह लुधियाना छोड़कर करनाल चली गई है। उसने यह बताया कि अमन नाम के एक लड़के से वह प्यार करती है। कौन है, कहां का रहने वाला है और किस जाति का है? मां ने पूछा। मां, ये तो पता है कि वो मेरठ का रहने वाला है, लेकिन जाति का नहीं पता। वैसे जितना मैंने उसे जाना है, अच्छी जाति का ही होगा। एकता ने जिस भोलेपन से जवाब दिया, उसे देख सुनकर मां बबीता ने अपना सिर पीट लिया। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, जिस लड़के से शादी करना चाहती है, यह तक नहीं पता कि वह किस जाति का है, गोत्र क्या है। अरे, वह कुछ कामधाम भी करता है या उसे भी हमारी छाती पर ही लाकर पालेगी? बबीता का पारा चढ़ने लगा। देखो मां, वह अच्छा खासा पैसा कमाता है, लोगों की समस्याएं सुलझाता है, कंसल्टेंसी का काम करता है। एकता ने मां से अमन के असल काम धंधे की बात छिपाकर इस तरीके से उसके काम का परिचय दिया ताकि मां को अच्छा लगे। देख लड़की, तेरे पापा ने बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर तेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए हैं और पैसा जोड़ा है। अब तू पढ़ लिख चुकी है, बहुत हो चुका, छोड़ ये नौकरी और घर आ जा। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर देंगे, मां ने समझाया। मां का लहजा देखकर एकता भी समझ गई कि वह अमन से उसकी शादी कतई नहीं करेंगी और न ही उसके लिए माता पिता से उसे कोई आर्थिक मदद मिलेगी। लिहाजा जल्दी ही एकता यह कहकर अपने घर से लुधियाना के लिए चली गई कि वह अंबाला में मामा जी के घर होते हुए लुधियाना चली जाएगी और कुछ दिन में नौकरी से सारा हिसाब किताब करके वापस यहां आ जाएगी। लेकिन इस दौरान एकता ने अपने घर में मां की अलमारी में रखे करीब 3 लाख रुपए की नकदी और 12 लाख रुपए के गहने चुराकर अपने बैग में रख लिए थे, क्योंकि वह मानती थी कि इन पैसों और गहनों पर तो उसी का अधिकार है। अब वह इन्हें जिस तरह चाहे अपने ऊपर खर्च करे। अपने ही घर से गहने और रुपया चुराकर एकता अंबाला में अपने मामा के घर पहुंची और वहां एक रात रुकी। मामा अच्छे संपन्न व्यापारी थे, घर में रुपए पैसे और गहनों की कमी नहीं थी। उसी रात एकता ने अमन के प्यार की दीवानगी में अपने मामा के घर से करीब 2 लाख रुपए नकद और 7 लाख रुपए के गहने चुराकर अपने बैग में रख लिए। अगली सुबह जब तक किसी को कुछ पता चलता, तब तक वह मामा के घर से लुधियाना जाने की बात कहकर निकल गई। एकता ने अपने माता और मामा के घर से करीब 25 लाख के गहने और नकदी चुरा ली थी। वह लुधियाना के बजाय सीधे करनाल पहुंच गई। एकता ने माता पिता और मामा के घर से चुराए गए नकद रुपए और गहने ले जाकर अमन के हाथों में सौंप दिए और बोली, देखो अमन, मैं अपने घर से जेवर और रुपए चुराकर ले तो आई हूं, लेकिन एक बात साफ समझ लो कि अब मैं अपने घर में नहीं जा सकती। मैंने तुम पर भरोसा किया है, मेरे भरोसे का खून मत कर देना। इतनी बड़ी रकम और लाखों के गहने देखकर अमन की खुशी की सीमा नहीं रही। उसने महीनों की मोहब्बत के बाद आज पहली बार एकता को अपनी बाहों में भर लिया। उसके माथे पर एक प्यार भरी झुंबिश देकर बोला, कैसी बात करती हो पगली, मेरी दुनिया भी तो तुम तक ही सीमित है। तुम फिक्र मत करो, हम 1 से 2 दिन में ही शादी कर लेंगे और तुम्हें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार भी तो तुम्हारा ही परिवार है। शादी के बाद मैं तुम्हें अपने परिवार वालों के पास ले चलूंगा। देखना, मेरा परिवार तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम दुनिया को भूल जाओगी। अमन की बातें सुनकर एकता की आंखें डबडबा आई। एकता अपनी किस्मत पर इतराने लगी, क्योंकि वह तो पंकज की चाहत में अमन से मिली थी। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए पंकज से भी अच्छा जीवन साथी चुन चुकी है। इधर जब एकता अपने परिवार और मामा के घर से नकदी और गहने चोरी करके भागी, तो अगले दिन तक ही उसके माता पिता और मामा के घर में पता चल गया कि वह घर से चोरी करके भागी है। मामा और मामी एकता के माता पिता के पास पहुंचे तो उन्हें सारी बात पता चली। पूरा परिवार चिंता में डूब गया। क्या किया जाए, इस पर विचार किया गया। एक बात तो साफ थी कि एकता ने अपने ही घर में चोरी करने का यह काम अमन नाम के अपने उस प्रेमी की मदद करने के लिए किया था,
जिससे वह शादी करना चाहती थी। बेटी नहीं मिली तो लिखाई थाने में गुमशुदगी परिवार ने लुधियाना जाकर एकता की तलाश करने का फैसला किया। लेकिन यह क्या, जब परिवार के लोग लुधियाना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एकता 1 महीना पहले ही उस मकान को छोड़कर जा चुकी थी जहां वह रहती थी। एकता कहां गई है, किसी को भी इस बात का पता नहीं था। एकता के घर वाले समझ गए कि एकता पूरी तरह अमन नाम के लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। इसलिए अब एक ही चारा था कि एकता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। घर वालों ने पुलिस को यह बात तो नहीं बताई कि उनकी बेटी अपने ही घर से बड़ी रकम और गहने चुराकर भागी है, लेकिन उन्होंने लुधियाना के मोतीनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को यह जरूर बताया कि उनकी बेटी किसी अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी और शायद उसी के बहकावे में आकर भाग गई है। मोतीनगर पुलिस ने एकता की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और एक एसआई को उसकी तलाश तथा मुकदमे की जांच का काम सौंप दिया। पुलिस ने आसपास के सभी जिलों की पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में एकता के फोटो और गुमशुदगी से जुड़ी सभी जानकारी भेज दी। एकता जब अपने परिवार में चोरी करके अमन के पास आई थी तब यह बात मई 2019 की थी। दूसरी तरफ जब एकता ने करीब 25 लाख रुपए की नकदी और गहने अमन को ले जाकर दिए तो उसने करनाल में तंत्र मंत्र का काम करने वाले अपने 5-6 दोस्तों की उपस्थिति में एकता से घर में ही एक पंडित को बुलाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और अगले ही दिन वह एकता को लेकर अपने गांव द्वाराला चला गया। द्वाराला में अमन ने पहले से ही अपने कुछ परिचितों की मदद से फोन पर बातचीत करके किराए के एक मकान की व्यवस्था भी कर ली थी। अमन और एकता के पास अपने पहनने के कपड़े तथा जरूरत का कुछ सामान था। बाकी की घर गृहस्थी का जरूरी सामान उन्होंने वहां जाकर खरीद लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एकता से शादी के बाद भी अमन ने उसके शरीर को छुआ तक नहीं था। एकता के पूछने पर वह हमेशा यही कहता कि कुछ दिन बाद वह अपने परिवार वालों से उसे मिलाने के लिए ले जाएगा, तब परिवार वालों का आशीर्वाद लेने के बाद ही वह उसके साथ सुहागरात मनाएगा। अपने परिवार और माता पिता के लिए ऐसे आदर्शवादी पति के मुंह से ये बातें सुनकर एकता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसे लगा कि उसने अमन को अपना जीवन साथी चुनकर कोई गलती नहीं की है। इस दौरान एकता ने अपनी मां को 1 से 2 बार व्हाट्सएप पर मैसेज करके यह बात जरूर बता दी थी कि उसने अमन से शादी कर ली है और वह बहुत खुश है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसे ढूंढने की कोशिश न करे। इस बीच करीब 1 महीना गुजर गया। एकता को घर में अकेला छोड़कर काम की तलाश में जाने की बात करके अमन रोज कई घंटों के लिए कहीं चला जाता था। शाम को जब वह देर से आता तो पूछने पर एकता को यही बताता कि वह नया काम शुरू करने के लिए जगह की तलाश कर रहा है, जल्द ही उसे ऑफिस मिल जाएगा। एकता से टालमटोल करता रहा अमन। जब 1 महीना पूरा हो गया तो एकता ने थोड़ा सख्त लहजे में अमन से पूछना शुरू कर दिया कि वह जल्द ही उसे अपने परिवार। 2 दिन बाद ईद का त्योहार था। इससे 1 दिन पहले अमन दोपहर को अचानक बाहर से काम निपटाकर घर पहुंचा और एकता को बाहों में भर लिया। लो जी मैडम, आज वह खुशी का दिन आ गया जब तुम्हें अपनी ससुराल वालों से मिलना है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें गांव चलना है घर वालों के पास। एकता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दिन का वह कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब वह पूरी तरह अमन की हो जाएगी। एकता झटपट तैयार हो गई। अमन उसे एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर अपने गांव लोहिया आ गया। लेकिन यह क्या, अमन तो उसे किसी मुस्लिम परिवार में ले आया था। घर में मौजूद लोगों के मुस्लिम लिबास, रहन सहन और बोलचाल देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह जिस घर में आई है वह एक मुस्लिम परिवार है। प्रेमी की असलियत जानकर बिफर पड़ी एकता ने हैरत भरी निगाहों से अमन की तरफ देखा तो अमन बोला, अरे देख क्या रही हो, यही मेरा परिवार है। ये मेरे अब्बू हैं, ये बड़े भाईजान और ये दोनों मेरी भाभी जान हैं। लेकिन अमन, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम मेरे धर्म के नहीं, और तुमने तो अपना नाम अमन बताया था। एकता फटी आंखों से अमन को देखकर बिफरते हुए बोली, अरे अरे मेरी प्यारी बीवी, इसमें नाराज होने की क्या बात है भाई। मेरा प्यार का नाम अमन ही है, इसमें मैंने झूठ कहा बोला।
हाँ, वैसे घर वाले मुझे शाकिब कहकर बुलाते हैं। तुमने तो अपना घर बार मेरे लिए ही छोड़ा है। अब मेरा नाम शाकिब हो या अमन, मैं हिंदू हूं या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है। अमन, जो वास्तव में शाकिब था, उसने बड़ी ही धूर्तता के साथ एकता के कंधों को पकड़कर कहा, दूर हट जाओ मुझसे। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा असली नाम क्या है, मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए भूल जाओ कि अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मुझे अभी अपने घर जाना है, अपने परिवार वालों के पास जाना है। मैंने तुम्हारे लिए उनका जो दिल दुखाया है, उनसे मिलकर मैं माफी मांगना चाहती हूं। तुम्हारी खातिर मैंने अपने ही घर में चोरी की है। उनकी मेहनत की कमाई वापस लौटाकर मैं उनसे माफी मांगकर अपने पाप को कम करना चाहती है। एकता ने एक ही सांस में अपनी सारी भड़ास अमन उर्फ शाकिब पर निकाल दी। दूसरी तरफ शाकिब, जो अब तक खुद को अमन के रूप में पेश करता रहा था, उसे लग गया कि एकता के ऊपर चढ़ा उसके सम्मोहन का जादू अब टूट गया है और मामला बिगड़ चुका है। उसने एक ही क्षण में फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। उसने किसी तरह सबसे पहले एकता को शांत कराया और उससे कहा कि वह उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर वह उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वह ईद से अगले दिन उसके घर भेज देगा और उसने जो गहने और पैसे दिए हैं उसे वापस दे देगा। शाकिब उर्फ अमन ने एक दिन शांति के साथ एकता को अपने घर पर ही एक मेहमान की तरह रुकने का अनुरोध किया तो एकता भी विरोध न कर सकी। शाकिब के इरादों से अनजान एकता एक दिन के लिए उसी घर में रुकने के लिए मान गई। इसके बाद शाकिब ने एकता का अपने पूरे परिवार से बेहद सलीके से परिचय कराया। शाकिब के परिवार में उसके पिता मुस्तकीम के अलावा 4 भाई थे, जिनमें शाकिब खुद सबसे छोटा था। मां का इंतकाल हो चुका था। उससे बड़े 3 भाई मुशर्रत, नावेद और जावेद है। शाकिब के पिता पेशे से ड्राइवर है, जबकि चारों भाई दौराला से बाहर अलग अलग शहरों में तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का काम करते हैं। मुशर्रत की शादी इस्मत से हुई थी, जबकि नावेद की पत्नी रेशमा है। आशिया तीसरे नंबर के भाई जावेद की पत्नी थी, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया हुआ था। नावेद भी इन दिनों किसी अपराध में शामिल होने के कारण मेरठ जेल में बंद था। एकता ने की अपने घर जाने की जिद। एकता शाकिब के परिवार के बारे में जानने के बाद ये तो समझ गई थी कि उसका परिवार अच्छा नहीं है। शाकिब के साथ उसके ईद पर दी जाने वाली बलि की पहले बलकटी से एकता की गर्दन काटकर उसे धड़ से अलग किया। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे से काटकर अलग किया। दरअसल सिर और दोनों हाथ काटने की खास वजह थी। शाकिब को डर था कि अगर कल को किसी वजह से एकता का शव बरामद भी हो जाए तो उसकी पहचान न हो सके, क्योंकि उसके हाथ पर उसका अपना नाम गुदा हुआ था और दूसरे पर उसने अमन का नाम गुदवाया हुआ था। इसीलिए शाकिब ने उसके दोनों हाथ भी धड़ से अलग कर दिए थे। एकता की हत्या के बाद उसके शरीर के चारों टुकड़ों को 4 अलग अलग बोरियों में भरकर उसी रात शाकिब अपने भाई व दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर लादकर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए ले गए। सबसे पहले लोहिया गांव में ही ईश्वर पंडित के खेत में गड्ढा खोदकर एकता के धड़ वाले हिस्से को दफना दिया गया। शव जल्द से गल जाए, इसके लिए शाकिब ने शव के ऊपर 5 किलो नमक डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। धड़ को ठिकाने लगाने के बाद शाकिब ने भाई व दोस्त के साथ मिलकर एकता के सिर व दोनों कटे हुए हाथों को बोरी समेत गांव के आसपास के कीचड़ भरे तालाबों के किनारे दफना दिया। अगले दिन शाकिब के पूरे परिवार ने धूमधाम से ईद मनाई। उस दिन 5 जून 2019 थी। ईद मनाने के कुछ दिन बाद ही शाकिब फिर से करनाल में आकर अपने दोस्तों के साथ तंत्र मंत्र के काम में लग गया। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं उसके मन में एक डर भी बना रहा। वह जानता था कि एकता ने अपने परिवार को उसके बारे में बता रखा है और यह भी बता दिया है कि उसने अमन से शादी कर ली है। इसलिए उसने एकता के मोबाइल का सिम निकालकर उसके व्हाट्सएप तथा फेसबुक को खुद ही अपडेट करने का काम शुरू कर दिया, ताकि उसके परिवार को लगे कि एकता ठीक है। शाकिब अमन बनकर एकता के व्हाट्सएप तथा फेसबुक की गैलरी में पड़ी प्रोफाइल फोटो भी चेंज करता रहता था, जिससे एकता के परिवार को लगता कि वह खुश है।
कभी कभी एकता की मां उसे मैसेज करती थी, जिसका वह चैटिंग के जरिए तो एकता बनकर जवाब देता, मगर जब वह उससे फोन पर बात करने के लिए कहती तो वह एकता बनकर कह देता कि सॉरी मम्मी, मैं फोन पर बात नहीं करूंगी। इधर कुछ दिन बाद 13 जून को कुत्तों ने ईश्वर पंडित के खेत में उस जगह को खोद दिया जहां एकता की लाश को दबाया गया था। कुत्ता शव के एक हिस्से को मुंह में दबाकर जा रहा था तो गांव वालों पर यह भेद खुल गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। सर्विलांस टीम ने खोला केस। चूंकि पुलिस को एकता की लाश का केवल धड़ मिला था, इसलिए पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि शव की शिनाख्त कैसे की जाए। इसलिए एसएसपी अजय साहनी ने अपनी सर्विलांस टीम को जांच के काम में लगा दिया। यह टीम एसएसपी के कैंप ऑफिस में उन्हीं की निगरानी में काम करती है और छोटी से छोटी जानकारी के बारे में एसएसपी को ही रिपोर्ट करती है। सर्विलांस टीम ने जब अपना काम शुरू किया तो उसे लोहिया गांव या आसपास के इलाके में किसी भी महिला अथवा युवती के लापता होने की जानकारी नहीं मिली। अलबत्ता यह जरूर पता चला कि लोहिया गांव के ज्यादातर नौजवान पंजाब व हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और टोने टोटके वशीकरण का काम करते हैं। एसएसपी के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने एक साथ दो तरह से विवेचना के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम ने सबसे पहले लोहिया गांव से 13 जून से एक महीने पहले तक के उन तमाम फोन नंबरों का डन डाटा एकत्र किया जो उस वक्त वहां सक्रिय थे। सर्विलांस टीम ने पंडित ईश्वर चंद के खेत के आसपास से मिले मोबाइल फोनों के डंप डाटा की जांच शुरू कर दी, जो एक थका देने वाली प्रक्रिया थी। इसी के साथ सर्विलांस टीम ने डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज लापता युवतियों के बारे में सूचना एकत्र करनी शुरू की, लेकिन ब्यूरो से मिले कोई तथ्य शव से मेल नहीं खा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने यह पता लगाना शुरू किया कि इस गांव के कौन कौन से लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, क्योंकि अगर मेरठ या आसपास के इलाकों की मृतक महिला होती तो अब तक उसके परिजन पुलिस से संपर्क कर चुके होते। पुलिस ने जब इस एंगल पर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि करनाल और लुधियाना भी ऐसे शहर हैं जहां इस गांव के युवक तंत्र मंत्र और वशीकरण का काम करते हैं। पुलिस की पड़ताल जब लुधियाना तक पहुंची तो उन शहरों में महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली गई। आखिरकार लुधियाना पहुंची मेरठ की सर्विलांस टीम के हाथ सफलता लग गई। पुलिस को पता चला कि लुधियाना के मोतीनगर इलाके में रहने वाली करीब 20 साल की एक युवती, जिसका नाम एकता है, उसके परिवार वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती की मिसिंग रिपोर्ट के साथ उसका फोटो भी था और उसके परिजनों का पता व फोन नंबर भी थे। पुलिस ने परिजनों से जब संपर्क साधा तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एकता ने तो अमन नाम के एक लड़के से शादी कर ली है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो व्हाट्सएप पर उनसे चैटिंग करती रहती है और अपना स्टेटस भी चेंज करती रहती है। हालांकि पुलिस निराश जरूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने एकता और उसके प्रेमी अमन का मोबाइल नंबर उसके परिवार वालों से हासिल कर लिया। मेरठ आने के बाद पुलिस ने इन दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालकर पड़ताल शुरू कर दी तो पता चला कि एकता का फोन तो कई महीनों से एक्टिव ही नहीं है। अलबत्ता उसके नंबर पर व्हाट्सएप जरूर चल रहा है, जबकि अमन का जो नंबर है वह भी लुधियाना के ही किसी फर्जी पते से लिया गया था। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर लुधियाना का रुख किया। पुलिस ने लुधियाना में उन दफ्तरों की खाक छाननी शुरू की जहां एकता काम करती थी। पुलिस का एकता के आखिरी दफ्तर में काम करने वाली उसकी एक खास सहेली प्रीति, परिवर्तित नाम, से पता चला कि एकता जब वहां काम करती थी तो वह मोतीनगर में ही दिलशाद नाम के एक तांत्रिक के यहां काम करने वाले अमन से मिलने जाती थी। तांत्रिक दिलशाद से मिली खास जानकारी अमन के बारे में यह सुराग मिलते ही सर्विलांस टीम की बाँछें खिल गईं। बस फिर क्या था, पुलिस टीम ने दिलशाद को उठा लिया। दिलशाद से अमन के बारे में पूछा गया तो उसने बता दिया कि उसके यहां अमन नाम का जो लड़का काम करता था उसका असली नाम शाकिब था और वह अब उसके यहां काम नहीं करता। हां, दिलशाद ने इतना जरूर बताया कि अमन उर्फ शाकिब मेरठ के दौराला में लोहिया गांव का रहने वाला है।
इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस टीम उछल पड़ी, क्योंकि जिस कातिल को वह दुनिया भर में ढूंढ रही थी वह तो लोहिया गांव में ही मौजूद था। इसके बाद का काम बहुत आसान था। दिलशाद से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने लोहिया गांव के शाकिब के बारे में जानकारी हासिल कर ली। 20 मई 2020 को सर्विलांस टीम ने शाकिब को उस वक्त उसके घर से उठा लिया जब वह परिवार से मिलने के लिए गांव की तरफ जा रहा था। बाद में शाकिब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और एकता की हत्या में सहयोग करने वाले अन्य नामों का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसी रात को दबिश देकर शाकिब के पिता, भाई, दोनों भाभियों और उसके दोस्त अयान को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात पुलिस ने कॉल करके एकता के घर वालों को भेजकर एकता की हत्या और उसके कातिलों के पकड़े जाने की पूरी जानकारी दे दी। घर वाले अगले ही दिन कांगड़ा से मेरठ पहुंच गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को साथ में ले जाकर उन स्थानों की पहचान की जहां एकता के शव के दूसरे अंग ठिकाने लगाए थे। पुलिस टीम ने उन जगहों की गहराई से छानबीन की, लेकिन एकता के शव के बाकी हिस्से कहीं नहीं मिले। दरअसल वक्त इतना बीत चुका था कि शरीर के बाकी हिस्सों का मिलना अब वैसे भी नामुमकिन था। एकता के शव की सच्चाई स्थापित करने के लिए पुलिस ने उसके परिवार के लोगों के ब्लड सैंपल लिए। पुलिस ने एकता के शव के रिजर्व रखे गए अंश से फोरेंसिक जांच के बाद डीएनए कराने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि यह साबित किया जा सके कि लोहिया गांव में जो शव मिला था वह एकता का ही था। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानेदही पर एकता का मोबाइल फोन, शाकिब का मोबाइल फोन, एकता के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल, बलकटी और गड्ढा खोदने में इस्तेमाल फावड़ा बरामद कर लिया है। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ व जांच के बाद मामले की जांच कर रहे विवेचक ने एकता हत्याकांड के मुकदमे में सबूत मिटाने की धारा 201, 147, 148 व 149 भी जोड़ दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 साल पुराने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने वाली सर्विलांस टीम को एसएसपी अजय साहनी ने 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया है।